Hello guys, good morning. How are you? I hope you all are fine. Today we will discuss about the मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद जो है इंडियन इंग्लिश राइटर है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन एस्टेट में ज़रूर आता है. मुल्क राज आनंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 दिसंबर 1905 को. 12 दिसंबर 1905 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था. अब जो जगह पाकिस्तान में आती है. और 1905 को ही बंगाल पार्टीशन हुआ था. बंगाल पार्टीशन 1905 को हुआ था. ये इसलिए इसके पास में लिखा क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि बंगाल पार्टीशन के टाइम पे कौन से इंडियन इंग्लिश राइटर का जन्म हुआ था, तो वो है मुल्क राज आनंद. डाइड, इसकी डेथ कब हुई थी? 28 सितंबर 2004 को इसकी डेथ हुई थी पुणे महाराष्ट्र में. और किस वजह से इसकी डेथ हुई थी? न्यूमोनिया, ड्यू टू न्यूमोनिया. न्यूमोनिया के कारण जो है मुल्क राज आनंद की डेथ हुई थी. और इनकी जो वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ कैथलीन गैल्डन, मैरिड 1938. कैथलीन गैल्डन नाम था, जिसकी शादी हुई थी 1938 में. और सेकंड वाइफ जो थी इसकी वो थी शिरीन वजीफदार. सेकंड वाइफ थी शिरीन वजीफदार. ये एक पर्शियन क्लासिकल डांसर रही थी और इससे जो है इनकी शादी 1950 में हुई थी. इसके जो पेरेंट्स रहे थे, इसके फादर का नाम था लालचंद. मुल्क राज आनंद के पिताजी का नाम लालचंद था और जो कि क्लर्क थे इन आर्मी में क्लर्क थे डोगरा रेजिमेंट में. डोगरा रेजिमेंट आर्मी का नेम है. इसकी मदर का नेम ईश्वर कौर था. मदर ईश्वर कौर. ट्राई ऑफ इंग्लिश फिक्शन इन इंडिया. इंडियन इंग्लिश राइटर्स में 3 राइटर्स को ट्राई में काउंट किया जाता है, जो कि 3 मेजर्स राइटर थे, जिनमें सबसे पहले नाम आता है मुल्क राज आनंद का. सेकंड नंबर पे R.K. नारायण और थर्ड नंबर पे है राजा राव. और एक और इन तीनों की स्पेशल चीज़ क्या है, इन तीनों को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है. नेक्स्ट जो है इसकी बिलविड का नेम था यास्मीन. यास्मीन इसकी बिलविड का नेम था. सन ऑफ कॉपर स्मिथ. मुल्क राज आनंद एक कॉपर स्मिथ के बेटे थे. एजुकेटेड इन लाहौर. लाहौर में एजुकेशन मिली थी इनको. उसके बाद में लंदन एंड कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन गए थे. स्टडी कहाँ कहाँ पे इसके अलावा और स्टडी रही थी इनकी? खालसा कॉलेज अमृतसर. खालसा कॉलेज अमृतसर में. पंजाब यूनिवर्सिटी. ही पोर्ट्रेट द पुअर पीपल. और उसने जो है अपनी राइटिंग्स में किस चीज़ को पोर्ट्रेट किया? पुअर पीपल को. एंड कास्ट रिडन इंडियन सोसाइटी को. कास्ट रिडन मतलब जो छोटी जाति होती है, लोअर कास्ट होती है, उनको जो है अब हमारे समाज में प्रताड़ित किया जाता है. उन चीज़ों को जो है इसने पोर्ट्रेट किया है अपनी राइटिंग में इन हिज नॉवेल्स. मेनली ये जो है नॉवेल्स के रूप में, नॉवल राइटर के रूप में जाने जाते थे, जिसको नॉवलिस्ट कहा जाता है. बिफोर बिकमिंग ए राइटर ही वॉज टीचर. यानी कि एक राइटर बनने से पहले मुल्क राज आनंद टीचर हुआ करते थे. इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि राइटर से पहले मुल्क राज आनंद क्या काम करते थे? वो एक टीचर थे. नेक्स्ट जो है इनको अवार्ड कौन से मिले हैं? मुल्क राज आनंद को सबसे पहले जो है अवार्ड है पद्म भूषण अवार्ड 1968 में मिला था. पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1968 में. साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में. साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में मिला था. इंटरनेशनल पीस प्राइज. इंटरनेशनल पीस प्राइज जो है इनको 1953 में मिला था. उसके बाद इसको क्या टाइटल दिया गया है? ही इज़ कॉल्ड. क्या कहा जाता था या इसको कौन सा टाइटल दिया गया था? वो था माउथ पीस ऑफ अंडरडॉग्स. माउथ पीस ऑफ अंडरडॉग्स. नेक्स्ट है ईस्ट वेस्ट मिक्सचर फिलोसफी. यानी कि इसकी राइटिंग में हमें ईस्ट और वेस्ट की मिक्सचर फिलोसफी देखने को मिलती है. और इसी कारण इसको क्या कहा जाता था? ही इज कोल्ड डिकन्स ऑफ ईस्ट. ईस्ट का इसको डिकन्स कहा जाता था. चार्ल्स डिकन्स जो कि एक ब्रिटिश राइटर्स है, जिन्होंने वेस्ट के बारे में, यानी कि वेस्ट के पुअर पीपल का जिक्र किया अपनी राइटिंग में. और इसने जो है ईस्ट का जिक्र किया है. किसने? मुल्क राज आनंद ने. और मुल्क राज आनंद को क्या टाइटल दिया गया? डिकन्स ऑफ ईस्ट. और ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे थे मुल्क राज आनंद? इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स.
कार्ल मार्क्स। और ये बात किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने कही थी, और चार्ल्स डार्विन से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे थे। उसके बाद आता है पीएचडी गाइड। इसके पीएचडी गाइड का नाम क्या था? ये था दवेस हिक्स। दवेस हिक्स जो है इसके पीएचडी गाइड का नाम था, और पीएचडी की डिग्री इनको मिली थी 1929 में। पीएचडी डिग्री इन्होंने हासिल कर ली थी। उसके बाद में है इन लंदन क्राइटेरियन कोलैबोरेटेड विद, एक क्राइटेरियन नाम से जो है एक मैगजीन रही थी, जो मैगजीन पब्लिश हुई थी कहाँ पर? लंदन में। किसके द्वारा की गई थी? कोलैबोरेटेड, यानी कि मुल्क राज आनंद और उसके साथ टी.एस. एलियट, दो राइटर्स ने मिलकर के एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम क्राइटेरियन मैगजीन था, और जो क्वार्टरली मैगजीन आती थी, और किस टाइम पे आई थी? 1922 में आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1932 रिटर्न इंडिया, यानी कि मुल्क राज आनंद इंडिया कब वापस लौटे थे? 1932 में। इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये इन्फ्लुएंस से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे थे। लिटरेरी मैगजीन एक और नेक्स्ट जो इन्होंने खुद ने निकाली थी उसका नाम था मार्ग। मार्ग नाम से लिटरेरी मैगजीन मुल्क राज आनंद ने खुद निकाली थी। नेक्स्ट जो आते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं ट्रायलॉजी। ट्रायलॉजी का मतलब है इसके वर्क्स की जो ट्रायलॉजी रही थी, यानी कि वो कौन से 3 वर्क्स थे जो इसके 3 एक साथ पब्लिश हुए थे, यानी कि जिसको हम ट्रायलॉजी में काउंट करते हैं। सबसे पहला है द विलेज 1929, और उसकी ट्रायलॉजी का टाइटल भी यही है द विलेज, और द विलेज इसमें फर्स्ट वर्क भी है, फर्स्ट नॉवल भी है। 1929 में ये पब्लिश हुआ था। सेकंड जो है ट्रायलॉजी में बुक आती है अक्रॉस द ब्लैक वाटर। अक्रॉस द ब्लैक वाटर ये आई थी 1940 में। थर्ड है द स्वॉर्ड एंड सिकल। द स्वॉर्ड एंड सिकल 1940 में आई थी। 1942 में स्वॉर्ड एंड सिकल। और एक इन तीनों में स्पेशल बात क्या है? तीनों में सेम ही हीरो है। हीरो का नाम है लाल सिंह। हीरो का नाम जो है लाल सिंह है, क्योंकि ट्रायलॉजी है तो इनका सेंट्रल कैरेक्टर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट वर्क है मॉर्निंग फेस। ये जो नॉवल है मॉर्निंग फेस, इसी नॉवल के ऊपर मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में, और जो मॉर्निंग फेस पब्लिश हुआ था 1968 में पब्लिश हुआ था। इसके 3 साल बाद इसको साहित्य अकेडमी मिला था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मुल्क राज आनंद को अपने कौन से वर्क के ऊपर, कौन से नॉवल के ऊपर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो वो है मॉर्निंग फेस। नेक्स्ट आता है 7 समर्स। 7 समर्स जो है इसके पब्लिश हुआ था 1951 में। ये वर्क पब्लिश हुआ था। सोर्स फॉर हिज नॉवेल्स, ये उसके नॉवेल्स का सोर्स था। जो उसके ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं वो भी 7 समर्स में ही हमको देखने को मिलते हैं। मुल्क राज आनंद वॉज ए मेंबर ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, यानी कि मुल्क राज आनंद क्या थे? एक मेंबर थे, चेयरमैन थे किसके? प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के मेंबर चेयरमैन रहे थे। ये तो थे अभी तक इसके बायोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट। अभी हम इसके नॉवल को डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क आता है, जिसको हम इसका डेब्यू नॉवल भी कह सकते हैं, मास्टरपीस या मैग्नम ओपस कहते हैं, वो है अनटचेबल। अनटचेबल पब्लिश हुआ था 1935 में। इनकी फर्स्ट वर्क इसका पब्लिश हुआ था अनटचेबल 1935 में। इसमें जो है किससे इन्फ्लुएंस है? जेम्स जॉयस और गांधी से इन्फ्लुएंस है। गांधी से तो सभी वर्क्स में यानी कि पूरी की पूरी लाइफ में पब्लिश हुए थे, लेकिन साथ साथ ही जेम्स जॉयस से भी प्रभावित थे। अनटचेबल का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है छुआछूत, यानी कि जो अपर कास्ट के द्वारा लोअर कास्ट के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं या जो प्रताड़ित किया जाता है कि उनको पोल्यूट कर दिया गया, उनको अछूत कर दिया गया, इस टाइप की स्टोरी जो है इस नॉवल में हमें देखने को मिलती है। और ये स्टोरी जो है सिंगल डे स्टोरी है, 1 डे की स्टोरी है, यानी कि एक ही दिन में कंप्लीट होने वाली ये नॉवल की स्टोरी है। ही रोट इट एट साबरमती आश्रम। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल नॉवल को साबरमती आश्रम में रहते हुए लिखा था। और इस नॉवल में बाखा नाम का एक कैरेक्टर है जो कि बुल्ले शाह विलेज से बिलोंग करता है। बुल्ले शाह विलेज से, और ये काम क्या करता है बाखा? बाखा एक स्वीपर है, इसमें 18 ईयर्स ओल्ड है। बाखा के फादर का नाम है लाखा। बाखा के फादर का नाम लाखा है जो कि हेड ऑफ स्वीपर हैं।
हेड ऑफ स्वीपर हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट करेक्टर सोहिनी है। सोहिनी जो है बाखा की सिस्टर है, जो कि एक ब्यूटीफुल गर्ल है। नेक्स्ट इसमें करेक्टर आता है गुलाबो। गुलाबो एक वॉशर वुमेन है जो कि सोहिनी से जेलस रखती है और सोहिनी की ब्यूटी के कारण इसको जो है कुछ ना कुछ बोलती रहती है, इसकी ब्यूटी से इसको जेलस रहती है, बार बार इसको टॉर्चर करती है गुलाबो। रामचरण जो कि है गुलाबो का तो बेटा होता है और जो है बाखा का फ्रेंड होता है, यानी कि वॉशरमैन हम इसको कह सकते हैं। इसकी सिस्टर की मैरिज होती है। इस मैरिज में जो है बाखा गया हुआ होता है। छोटू जो है, छोटू भी बाखा का फ्रेंड होता है। रामचंद्र और छोटू ये दो फ्रेंड है बाखा के। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि नोवेल में छोटू और रामचंद्र कौन है, तो ये जो है बाखा के फ्रेंड है। नेक्स्ट आता है कालीनाथ। कालीनाथ जो है एक प्रिस्ट है जो कि बाखा की सिस्टर सोहिनी को सेड्यूस करता है और ये जो है सभी लोअर कास्ट लोगों को वेल में से पानी निकाल के देने का भी जो है काम इसने नोवेल में किया है कालीनाथ ने। ये एक मंदिर का प्रीस्ट है, पुजारी है। नेक्स्ट करेक्टर है इसमें चरत सिंह। चरत सिंह एक हवलदार है। चरत सिंह के यहाँ जो है बाखा काम करता था और बाखा का काम स्वीपर का था जो कि टॉयलेट क्लीन करता था। और ये चरत सिंह के घर में जब काम करने जाता है तो चरत सिंह इसको एक हॉकी स्टिक लेकर के देता है ताकि ये अच्छे से खेल सके। इसकी हेल्प करने की कोशिश की है चरत सिंह ने इस नॉवल में। इसमें नेक्स्ट करेक्टर आता है बशीर। बशीर एक लॉयर है। बशीर नाम से इस प्ले में इस नॉवल में एक करेक्टर आता है लॉयर। प्रेफेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस नॉवल का, वो ये है कि अनटचेबल जो नॉवल है इसका प्रेफेस किसने लिखा है। प्रेफेस होता है कि किसी भी बुक से पहले उसके बारे में जो हम कुछ लिखते हैं कि ये बुक किस बारे में है या इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको प्रेफेस कहा जाता है, जिसको प्रस्तावना कह सकते हैं। वो किसने लिखी थी? E.M. फोस्टर ने लिखी थी, जो कि एक ब्रिटिश राइटर है। E.M. फोस्टर ने प्रेफेस लिखा था और इसने जो प्रेफेस लिखा था उस प्रेफेस का नाम दिया था इनडेस्क्रिबेबली क्लीन। इनडेस्क्रिबेबली क्लीन, ये जो है इसने प्रेफेस का टाइटल दिया था E.M. फोस्टर ने और ये टाइटल किसका था? अनटचेबल वर्क का था। नेक्स्ट इसमें करेक्टर आता है कर्नल हचिनसन। कर्नल हचिनसन ये जो है एक क्रिश्चियन था और ये क्या करता है, बाखा को अपने साथ लेकर के जाता है और इसको क्या कहता है कि वो जो है इस हिंदू धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी को अपना ले और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी जो अनटचेबिलिटी है वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन बाखा जब इसके साथ जाता है तो वो क्या देखता है, वहाँ पर भी जो है भेदभाव किया जाता है, क्योंकि वहाँ जाते ही कर्नल हचिनसन की वाइफ उसको बोलती है कि क्या तुम हर बारी काले लुटे लोगों को यहाँ उठा के ले आते हो। तो यहाँ से भी बाखा निराश होकर के चला जाता है। नेक्स्ट जो है नोवेल में पॉइंट आता है डिफरेंट पॉइंट, जिसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, कि ये जो है एक स्पीच में महात्मा गांधी ने कहा था कि टॉयलेट शुड बी बिल्ट। न्यू टॉयलेट जो है वो बनाए जाएंगे और वो नए टॉयलेट इस टाइप के होंगे कि जिसको स्वीप नहीं करना पड़ेगा, यानी कि बाखा का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, उसको स्वीपिंग का काम नहीं करना पड़ेगा। इस बात को लेकर के बाखा बहुत खुश होता है। बाखा डिजायर टू स्मोक लाइक रिच पीपल, और बाखा की एक डिजायर भी इसमें बताई गई है। उसकी क्या डिजायर थी कि वो रिच पीपल की तरह स्मोक करना चाहता था। रिच पीपल मतलब ब्रिटिश लोगों को देख के वो उनकी तरह स्मोकिंग करना उसको पसंद था। नेक्स्ट जो आता है इसमें करेक्टर है इकबाल सिंह। इकबाल नाथ सारसर। इकबाल नाथ सारसर नाम से इसमें जो करेक्टर है वो एक पोएट है। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर आता है लक्ष्मण। ये एक यंग ब्राह्मण है, अट्रैक्टेड टू सोहिनी, जो कि सोहिनी की तरफ अट्रैक्टेड है। ये सोहिनी कौन है करेक्टर में? ये बाखा की सिस्टर का नाम है। नेक्स्ट जो है टॉमी। टॉमी किसको कहा जाता है? टॉमी एक उस ग्रुप को कहा जाता है, उस टर्म को कहा जाता है जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे। ब्रिटिश सोल्जर्स का जो ग्रुप था उनको टॉमी कहा जाता था। नेक्स्ट जो वर्क आता है वो है कुली। कुली का मतलब क्या होता है? जो बोझा ढोने का, सामान ढोने का काम करते हैं, स्टेशन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सामान बैग उठा करके लेके जाते हैं उसको कुली कहा जाता है। ये जो नेक्स्ट वर्क आया था 1936 में, नेक्स्ट ईयर ही आया था अनटचेबल के एक साल बाद।
इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है वो है मुन्नू। मुन्नू जो है एक ऑर्फन चाइल्ड है जिसकी एज 14 ईयर है। मुन्नू एक ऑर्फन चाइल्ड है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि मुन्नू की एज डेथ के टाइम पे कितनी थी, यानी कि मुन्नू की एज नोवेल के स्टार्टिंग में बताई गई है 14 ईयर की एज थी, लेकिन जब नोवेल ख़त्म होता है तो वो 1 साल बाद स्टोरी एंड होती है और उस स्टोरी में तब तक मुन्नू की एज 15 हो चुकी होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। नेक्स्ट जो है इसमें प्लेस आया है बिलासपुर। बिलासपुर से जो है ये मुन्नू जन्म लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी पूरी लाइफ कहाँ से कहाँ जाता रहता है वो पूरी की पूरी डिटेल इसमें दी गई है। बिलासपुर के बाद वो कांगड़ा हिल जो कि बिलासपुर का ही एक पार्ट है वहाँ जाता है। वहाँ से हिमाचल प्रदेश फैक्ट्री वर्कर्स और रिक्शा पुलर, यानी कि पहले बिलासपुर में होता है, उसके बाद कांगड़ा हिल्स में जाता है, फिर हिमाचल प्रदेश में उसके बाद में जो है फैक्ट्री वर्कर के पास में जाता है, फिर रिक्शा पुलर बन जाता है और उसके बाद में लास्ट में ये जो है कुली का काम करने लगता है। ये जो है विलेज से स्टोरी स्टार्ट होती है और विलेज कौन सा, बिलासपुर विलेज है। उसके बाद ये टाउन में जाता है, फिर सिटी में जाता है, फिर बॉम्बे सिटी में जाता है और लास्ट में शिमला में जाकर के इसकी डेथ होती है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस नोवेल को करैक्टर नोवेल किसने कहा है। एडविन मूर ने इस नोवेल को करैक्टर नोवेल कहा है। एडविन मूर जो है एक इंग्लिश राइटर्स है जिसने जो है कुली नोवेल को करैक्टर नोवेल कहा है। नेक्स्ट इसमें करैक्टर आता है दयाराम। दयाराम जो है कि मुन्नू का अंकल है। उसके बाद आता है नाथूराम। नाथूराम जो है एक बैंकर होता है, इंपीरियल बैंक में काम करता है। मुन्नू जो है नाथूराम के घर में काम करता है। नेक्स्ट करैक्टर आता है छोटा बाबू। छोटा बाबू के बाद में अगला करैक्टर आता है शीला। शीला जो है ये बाबू की, छोटा बाबू की डॉटर होती है। नेक्स्ट जो स्टोरी में करैक्टर आता है प्रभा एंड हिज वाइफ। प्रभा और उसकी वाइफ होते हैं ये कैट किलर के लेन इन बॉम्बे के कैट किलर के लेन में जो है ये प्रभा और उसकी वाइफ रहते हैं। पिकल फैक्ट्री। अब पिकल फैक्ट्री आती है नॉवेल्स में। पिकल फैक्ट्री दौलतपुर, यहाँ पर भी मुन्नू ने काम किया था। अब ये क्या होता है कुछ टाइम बाद में ये जो है एक गणपत बैंकरप्ट हो जाते हैं। कौन, प्रभा एंड हिज वाइफ, क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री होती है पिकल फैक्ट्री उसमें जो है उसको घाटा लगता है और इस फैक्ट्री में बैंकरप्ट होने में कौन इनको चीट करता है, उसका नाम होता है गणपत। गणपत जो है इनको चीट करता है। नेक्स्ट जो है स्टोरी में आगे क्या होता है, फाइनली मुन्नू बिकम्स कुली। फाइनली यानी कि अंत में जाकर के मुन्नू क्या बन जाता है, कुली बन जाता है। और कुली का काम वो कहाँ पर करता है, ग्रेन मार्केट में करता है, यानी कि कहीं भी बोझा उठा के इधर से उधर पटकने का काम होता है वो कुली का ही होता है। ग्रेन मार्केट, अनाज की जो मार्केट होती है वहाँ पर मुन्नू कुली का काम करता है। नेक्स्ट जो है बॉम्बे एलिफेंट ट्रेनर इन सर्कस। अब वो बॉम्बे में चला जाता है, एक एलिफेंट ट्रेनर बन जाता है सर्कस में जाकर के। उसके बाद में है ही वर्कड एट सर जॉर्ज वाइट्स कॉटन मिल। अब उसने सर जॉर्ज वाइट नाम से कॉटन मिल थी उसमें काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो क्या होता है मिसिज मे मैनवेरिंग नाम से एक लेडी होती है, वो एक कार ड्राइव कर रही होती है, उसकी कार से जाकर के मुन्नू टकरा जाता है। अब वो मिसिज मैनवेरिंग मुन्नू को उठा करके अपने घर लेके जाती है, टेक्स टू शिमला। अब वो उसको शिमला लेकर के जाती है मुन्नू को। फ्रेंड्स हरी एंड लक्ष्मी रतन, ये जो है दो फ्रेंड होते हैं, लेकिन मिसिज मैनवेरिंग जो है वो भी मुन्नू से अच्छा बिहेव नहीं करती, वो भी उसको जो है मिस बिहेव उसके साथ करने लगती है। फाइनली क्या होता है, रिक्शा पुलर जो मुन्नू होता है डाइड, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। किस कारण डेथ हो जाती है, ऑफ टीबी के कारण, जिसको फुल फॉर्म होती है ट्यूबरकुलोसिस, एट द एज ऑफ 15, यानी कि जब उसकी डेथ होती है उस टाइम उसकी एज 15 हो चुकी होती है। नेक्स्ट जो है नोवेल आता है टू लीव्स एंड बर्ड। टू लीव्स एंड बर्ड जो है 1937 में आया था। एक के बाद एक वर्ष जो है इसके नोवेल आते रहे हैं। इसके ऊपर मूवी बनी है जिस मूवी का नाम है राही। ये मूवी किसके ऊपर बेस्ड है, टू लीव्स एंड बर्ड्स के ऊपर। और किसके द्वारा बनाई गई, देव आनंद के द्वारा बनाई गई ये मूवी है। और गंगू जो है इसमें सेंट्रल कैरेक्टर होता है। गंगू एक मिडिल एज्ड पर्सन है। उसके बाद पंजाबी पीजेंट है, यानी कि एक किसान है जो कि पंजाबी हैं और ये होशियारपुर जगह से बिलोंग करता है। इस नोवेल में क्या होता है, एक एक्सप्लॉयटेशन दिखाया गया है, एक शोषण दिखाया गया है किसका, एक कुली का। यानी कि कुली का शोषण तो कुली नोवेल में भी हुआ था, लेकिन ये जो है वहाँ मुन्नू का हुआ था
यहाँ स्पेशल एक उस कुली का एक्सप्लॉइटेशन होता है जो टी प्लांटेशन में काम करता है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि टी प्लांटेशन में काम करने वाले कौन से वर्क में कुली का एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वो टू लीव्स एंड बर्ड है, ना कि कुली वर्क है। असम बाय, और ये प्लांटेशन कहाँ पर था? असम में था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? बाय वाइट रूलर्स। वाइट रूलर्स इस प्लांटेशन को चलाते थे और यहाँ जो है गंगू का एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, जो कि कुली का काम करता था। टी प्लांटेशन जो कि असम में किसके द्वारा रूल किया गया था? वाइट रूलर्स के द्वारा। नेक्स्ट जो है आता है संजनी, इसकी वाइफ है सजनी। उसके बाद आता है लैला, ये इसकी डॉटर है। चार्ल्स क्राफ्ट कुक के नाम से पता लगता है ये इंग्लिश नाम है। ये बॉस था प्लांटेशन का, बॉस ऑफ द प्लांटेशन था। नेक्स्ट क्या होता है? सजनी की जो है डेथ हो जाती है कोलेरा से जो है सजनी की डेथ हो जाती है। बारबरा जो है डॉटर ऑफ क्राफ्ट, यानी कि इस बॉस की बेटी का नाम होता है बारबरा, जो कि इंग्लिश मैन होता है, टी प्लांटेशन का ओनर है। सी लव्स डॉक्टर जॉन, ये डॉक्टर जॉन से लव करती है। डी ले हारो, ये इसका कंप्लीट नेम है डॉक्टर जॉन का। रगी हंट जो है नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, ये इस नॉवल में विलेन होता है, यानी कि ये जो है गंगू को मारने का काम करता है। ही किल्ड गंगू, वो गंगू को मार देता है फायर्स के द्वारा, यानी कि गोली मार करके उसकी जान ले लेता है। और वो उसकी जान क्यों ले लेता है, किस वजह से लेता है? वैन ही सेव्ड, जब गंगू सेव करता, बचाता है किसको? हिज डॉटर, अपनी बेटी को, लैला को बचाता है। किससे बचाता है? रगी हंट से बचाता है, फ्रॉम रगी, यानी कि ये इसकी डॉटर को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, तो गंगू अपनी बेटी को, लैला को बचाता है। तो इसी बीच क्या होता है कि रगी जो है गंगू को ही फायर करके मार देता है। नेक्स्ट जो है नोवेल आता है द विलेज जो है ट्रायोलॉजी का फर्स्ट वर्क है। 1939 में ये आया था। रूरल पंजाब की इसमें स्टोरी बताई गई है। लाल सिंह हीरो है, यानी कि ट्रायोलॉजी में तीनों में लाल सिंह हीरो है। पिवोटल कैरेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, ये एक पीजेंट होता है। चरंजी एंड गुही नाम के इसमें क्या होते हैं? ये लाल सिंह के फ्रेंड होते हैं। उसके बाद में है ही रेजेस द वॉइस अगेंस्ट सोशल इविल्स। अभी ये क्या काम करता है? लाल सिंह जो सोशल एविल्स है, सामाजिक बुराइयां हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। उसके बाद वो ज्वाइन कर लेता है आर्मी को और फिर वो वापस आ जाता है आर्मी से। इस टाइप के इसमें कुछ स्टोरी है। नेक्स्ट जो है अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 और 1939, ये दो डेट अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखाई गई है। तो ये आप देख लेना कौन सी ज़्यादा सही है। किसी एग्जाम में 1939 होती तो किसी में 1940 दिखाई गई है। इसमें भी जो करेक्टर है लाल सिंह, या जिसको हम लालू भी कह सकते हैं, ये एक स्पाई का काम करता है, इंडियन आर्मी में जासूसी का काम करता है। ये उसके बाद ज्वाइन कर लेता है रिवोल्यूशनरी ग्रुप को। और ये रिवोल्यूशनरी ग्रुप कहाँ का होता है? इन फ्रांस में ही मीट्स गांधी जी। और जब वो फ्रांस जाता है तो वो रिवोल्यूशनरी ग्रुप को ज्वाइन करता है और वहां पर जाकर के वो गांधी जी से मिलता है। दिस इज ओनली वर्क, यही एक वो वर्क है दैट सेट्स अगेंस्ट द वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट सेट हुआ था, यानी कि तब का लिखा गया था, उस समय का। ये एक इंडियन ऐसा वर्क है जो कि वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट था। नेक्स्ट वर्क आता है स्वॉर्ड एंड सिक्कल नाम से। स्वॉर्ड एंड सिक्कल, स्वॉर्ड तलवार होती है, सिक्कल दराती होती है जिससे कटाई का काम किया जाता है। ये 1942 में आया वर्क था, ट्रायोलॉजी का थर्ड और लास्ट वर्क है। नंदपुर विलेज में है। टाइटल कहाँ से लिया गया है? गांधी जी जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म से लिया गया टाइटल है। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म से, जो कि 1945 में लिखा गया था। सोशल एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इसमें दिखाई गई है, यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीति के ऊपर और सामाजिक चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। लाल सिंह रिटर्न से इंडिया, लाल सिंह इंडिया लौटता है। मीट्स माया एंड मैरिड, माया से मिलता है और माया से शादी कर लेता है। सेटल्ड इन इलाहाबाद में सेटल हो जाता है। ज्वाइन पीजेंट रिवोल्ट, और पीजेंट रिवोल्ट को वो ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट जो है वर्क आता है द बिग हार्ट वर्क नोवेल पब्लिश हुआ था 1945 में। इसकी जो सेटिंग दिखाई गई है वो है विलेज इन अमृतसर विलेज है। 1940 की जो है इसमें सेटिंग है। वर्क 1945 में आया था, लेकिन जो स्टोरी की सेटिंग है वो 1940 की है। सिंगल डे स्टोरी है, जैसे कि अनटचेबल वर्क था जो कि नोवेल था, वो भी वन डे सिंगल डे स्टोरी थी। और द बिग हार्ट भी सिंगल डे स्टोरी है। रिटन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल, यानी कि किस स्टाइल में लिखा गया वर्क है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें साइकोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि दिमागी विचार को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक्शन कम होते हैं और विचार ज़्यादा होते हैं, उसको हम कॉन्शियसनेस
स्टाइल कहते हैं। इसमें करेक्टर है अनंथा नाम का करेक्टर आता है, और अनंथा जो है एक इसमें हीरो भी जिसको हम कह सकते हैं, पिवोटल करेक्टर है। कैपिटलिस्ट जो है इसमें लाला मुरलीधर होता है, हेड ऑफ कॉपर स्मिथ होता है, ये कॉपर स्मिथ का हेड है जो कि एक कैपिटलिस्ट है यानी कि पूंजीवादी व्यक्ति है। सेठ गोकुलचंद और सेठ से फैक्ट्री यानी कि सेठ गोकुलचंद नाम का व्यक्ति एक फैक्ट्री लगाता है। टेकन फ्रॉम बायरन स्पीच लूडिटस, ये जो है कहाँ से लिया गया वर्क है बिग हार्ट, ये बायरन के स्पीच लूडिटस से लिया गया वर्क टाइटल है। अनंथा जो है मैन विद बिग हार्ट, अनंथा इसमें ऐसा व्यक्ति है जो बिग हार्ट वाला मैन है यानी कि जो टाइटल को कंप्लीट करता है बिग हार्ट। इसमें बिग हार्ट वाला मैन कौन दिखाया गया है, अनंथा दिखाया गया है। रिटर्न्स फ्रॉम बॉम्बे, ये बॉम्बे से वापस लौटता है। पार्टिसिपेटेड इन गांधीन स्ट्रगल, और गांधीन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करता है फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। सफ़र्स फ्रॉम टीबी, और ये अनंथा टीबी से सफ़र कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है इसमें जानकी और रेलिया नाम के करेक्टर आते हैं। जानकी का रिलेशन होता है अनंथा के साथ में, और रेलिया जो है हेड अगेंस्ट मशीन, ये एक हेड होता है, ये मशीन का विरोध करने वाले व्यक्तियों में से रेलिया है। नेक्स्ट स्टोरी में आता है अनंथा की डेथ हो जाती है। कन्फ्लिक्ट चलता रहता है मॉडर्न और ट्रेडिशंस के बीच में, क्योंकि मशीन्स ने जो है किसका काम ले लिया था, मजदूरों का काम ले लिया था या उनका काम ख़त्म कर दिया था। तो अब ये मॉडर्न और ट्रेडिशन के बीच में, मशीन्स के बीच में काम यानी कि कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। नेक्स्ट आता है इसका सेवन समर्स, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। सेवन समर में 4 स्टोरीज आती है। फर्स्ट सेवन समर्स है 1951 में आया था। सेकेंड मॉर्निंग फेस है। थर्ड नंबर पे आता है इसका जो है द कन्फेशन ऑफ ए लवर है, थर्ड स्टोरी है कन्फेशन ऑफ ए लवर है। फोर्थ है बबल सेफ। ये जो 4 स्टोरी आती हैं ये आती है सेवन समर्स में आती है। सेवन समर्स फर्स्ट वर्क था ऑटोबायोग्राफी का, 1951 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी यानी कि जिसकी जो 4 ऑटोबायोग्राफी थी उसमें से सबसे फर्स्ट पार्ट है। 7 एजेज ऑफ मैन इसको नाम दिया गया था। 7 एजेज ऑफ मैन किसको कहा गया था, इसके 4 ऑटोबायोग्राफिकल वर्क को 7 एजेज ऑफ मैन कहा गया था। इसमें जो नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी आती है मॉर्निंग फेस, ये मॉर्निंग फेस वही वर्क है जिसके ऊपर साहित्य अकेडमी अवार्ड मुल्क राज आनंद को मिला है। 1968 में वर्क पब्लिश हुआ था, और साहित्य अकेडमी अवार्ड इसको 1971 में आफ्टर 3 ईयर्स इसको मिला था। टॉक अबाउट जर्नी, ये जर्नी के बारे में बात करता है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडोलसेंस, इसमें जर्नी दिखाई गई है, चाइल्डहुड से लेकर के अडोलसेंस तक की जर्नी है। हीरो है इसमें कृष्ण चंद्र नाम का इसमें हीरो आता है। इन चारों में सेम ही हीरो है कृष्ण चंद्र नाम का, जिसकी एज 10 to 16 ईयर्स दिखाई गई है। फिक्शनल इमेज है ऑथर की, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल इमेज अपने आप में ऑथर की एक फिक्शनल इमेज होती है। फादर है इसमें बाबू रामचंद्र जो है इसके फादर हैं कृष्ण चंद्र के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिखाया गया है, जलियांवाला बाग की स्टोरी दिखाई गई है। दिस बुक रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में इस बुक को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। द कन्फेशन ऑफ ए लवर, कन्फेशन ऑफ ए लवर जो है इसकी थर्ड बुक है ऑटोबायोग्राफिकल की, 7 एजेस ऑफ मैन की। 1976 में ये वर्क आया था। टेल्स अबाउट लव अफेयर्स दिखाता है, पैट्रियोटिक फीलिंग्स दिखाई गई है, एडोलसेंस एंड पोइट्री है। बबल्स जो है लास्ट वर्क है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क 7 एजेस ऑफ मैन में से। स्टे इन इंग्लैंड फॉर 5 ईयर्स एज ए जो कृष्ण चंद्र है वो इंग्लैंड में स्टे करता 5 ईयर्स के लिए एक स्कॉलर के रूप में। वैन ही गेज्ड इन थीसिस, जबकि वो किस काम में बिजी था, थीसिस में बिजी था। हीरो जो है इसमें मुल्क राज आनंद भी कह सकते हैं हम इसको, कृष्ण चंद्र भी कह सकते हैं। मुल्क राज आनंद इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। डिस्गाइज एज कृष्ण चंद्र, जो कि कृष्ण चंद्र के डिस्गाइज में है यानी कि उसके रूप में है, दूसरे के रूप में अपने आप को दिखाना, उसको हम डिस्गाइज कह सकते हैं, यानी कि भेष बदलने को भी डिस्गाइज कहा जाता है। नेक्स्ट आती है स्टोरी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में ये नॉवल आया था। इसमें हीरो है आनंद नाम से हीरो है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि कुछ इसमें राइटर की स्टोरी और कुछ दूसरी स्टोरी जो है इसमें ऐड की गई है।
नेक्स्ट नॉवल आता है द ओल्ड वुमेन एंड काऊ। ओल्ड वुमेन एंड काऊ जो है 1960 में आया था ये वर्क। इसका सब टाइटल गोरी है। गोरी इसका सब टाइटल क्यों दिया है, क्योंकि गोरी नाम से इसमें क्या होता है, एक करेक्टर है, गोरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेनहुड। ये गोरी जो है इंडियन वुमेनहुड को एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। इसमें एक करेक्टर है गोरी नाम की। पंछी जो है गोरी के हस्बैंड का नाम है। केसरी मदर इन लॉ ऑफ गोरी, गोरी की सास का नाम है। गोरी जो है इसमें एक ऐसा करेक्टर है जो कि ऑल इंडियन वुमेनहुड को ट्रिब्यूट है, और इसका हस्बैंड पंछी है, केसरी मदर इन लॉ है। एक काऊ ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए टाइग्रेस। अब इसमें क्या होता है, एक काऊ जो होती है ना वो एक टाइग्रेस में चेंज हो जाती है, यानी कि वो टाइगर बन जाती है। नेक्स्ट वर्क आता है द रोड। द रोड 1961 में पब्लिश हुआ था। इसमें करेक्टर आता है भिखू नाम से इसमें करेक्टर आता है। नेक्स्ट वर्क है डेथ ऑफ ए हीरो। डेथ ऑफ ए हीरो, ये इसमें करेक्टर आता है मकबूल नाम का करेक्टर आता है। नेक्स्ट वर्क है मुल्क आजम का लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट। 1967 में ये वर्क आया था। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स 1967 में वर्क आया था। शॉर्टेस्ट एंड लिरिकल नोवेल इसको कहा गया है, इनकी सबसे छोटा और लिरिकल नोवेल है। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स 1967 में पब्लिश हुआ था। नूर जो है एक टीबी पेशेंट गर्ल है, इसमें गामा नूर के क्लासमेट है, और ये फ्यूटिलिटी दिखाई गई है किसकी, प्रैक्टिकल लाइफ की फ्यूटिलिटी इसमें दिखाई गई है। उसके बाद में जो है इसके कुछ स्टोरी कलेक्शंस के नेम हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा स्टोरी कलेक्शंस मुल्क राज आनंद का नहीं है, या फिर 3 किसी और राइटर के स्टोरी कलेक्शन दे दिए जाते हैं, एक मुल्क राज आनंद का है, और उसमें से ये पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से मुल्क राज आनंद का स्टोरी कलेक्शन है। तो ये एक बार रीड आउट कर लेने की जरूरत रहती है। इसमें स्टोरी कलेक्शन में सबसे पहले नाम आता है लॉस्ट चाइल्ड का, 1934 में पब्लिश हुआ था। सेकंड जो है शॉर्ट स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। द बार्बर ट्रेड यूनियन 1944 में पब्लिश हुआ था। लाजवंती एंड अदर स्टोरीज है 1966। लाजवंती एंड अदर स्टोरीज। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट 1933 में आया था। ए डार्क नाइट। ए डार्क नाइट। द कोबलर एंड द मशीन। द कोबलर एंड द मशीन। नेक्स्ट है द ट्रैक्टर एंड कोरन गोडेस। द ट्रैक्टर एंड कोरन गोडेस 1947 में पब्लिश हुआ था। पर्शियन पेंटिंग है। पर्शियन पेंटिंग 1930 में, ये इसके शुरुआती वर्क है, फर्स्ट नॉवल इसको माना जाता है, लेकिन ये इतना फेमस नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको फर्स्ट नॉवल में नहीं काउंट करते। फर्स्ट नॉवल में किसको काउंट किया जाता है, डेब्यू नोवेल जो कि अनटचेबल है उसको फर्स्ट नोवेल काउंट करते हैं, लेकिन ये पर्शियन पेंटिंग उससे भी पहले लिखा गया नोवेल है, 1930 में लिखा था। फेमस ना होने की वजह से इसको काउंट नहीं किया जाता, इस शॉर्ट स्टोरी में ही ऐड कर दिया गया। कडीज एंड अदर इंडियन डिशेज, ये जो हमारी कड़ी रोटी होती है ना, कड़ी और अदर इंडियन डिशेज, इसके ऊपर भी शॉर्ट स्टोरी है, 1932 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है द गोल्डन ब्रेथ है। द गोल्डन ब्रेथ 1933 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड। रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड। नेक्स्ट आता है द पावर ऑफ डार्कनेस। द पावर ऑफ डार्कनेस 1959। बीच में ये जो एक वर्क है मुल्क राज आनंद का नहीं है, ये जो है R.K. नारायण का है, ये 13 नंबर वाला इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट जो है ये एडिटर किस किस के रहे थे, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसके जो है मैगजीन के एडिटर रहे थे। टेल्स फ्रॉम टोल्स्टॉय, टेल्स स्टोरीज होती हैं फ्रॉम टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉय की टेल्स जो हैं, और कामसूत्रा, इन के जो है एडिटर रहे थे। उसके बाद इसकी शॉर्ट स्टोरी थी द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच जो है शॉर्ट स्टोरी रही थी। ये जो था कंप्लीट मुल्क राज आनंद के नोट्स थे, और एसटेट के लिए टीजीटी, पीजीटी, DSSB, रीट, RPSC, HPSC सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो इस नोट्स में कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा, कंप्लीट नोट्स है। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।